हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी सियासत रफ्तार पकड़ने लगी है। पीएम मोदी ने ऊना और चंबा को करोड़ों रुपए की सौगात दी। ऊना में उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और करीब 1900 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पार्क का शिलान्यास भी किया। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लटकना, भटकना, अटकना और भूल जाना कांग्रेस का काम रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सामर्थ्य के अनुसार नहीं, केवल मात्र सांसदों की संख्या के आधार पर देखा जाता था। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात में बीजेपी की गौरव यात्राओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमित शाह ने अहमदाबाद के जंजारका से पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने नवसारी के ऊनाई से दूसरी गौरव यात्राओं को रवाना किया। गौरव यात्राओं को रवाना करने से पहले अमित शाह ने अहमदाबाद में संत श्री सवैयानाथ समाधि स्थान मंदिर में पूजा पाठ किया। अमित शाह ने जंजारका में लोगों को संबोधित करते हुए नेहरू को कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया से दिल्ली पुलिस ने 3 घंटे तक पूछताछ की। गोपाल एनसीडब्ल्यू के समन पर दिल्ली पहुंचे थे। गोपाल इटालिया पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ के बाद गोपाल इटालिया ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि गुजरात की सत्ता पर काबिज पार्टी पाटीदारों से नफरत करती है। उधर सूरत में गोपाल इटालिया के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा रैली निकाली। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने पार्टी पर 2 उम्मीदवारों में फर्क करने का आरोप लगाया है। थरूर ने कहा कि मेरे प्रचार के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत बड़े नेता गायब रहते हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के कैंपेन के दौरान यही नेता उनके साथ बैठते हैं। शशि थरूर ने चुनाव से जुड़े जरूरी कागजात को लेकर भी नेताओं पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें मतदान करने वाले कांग्रेस प्रतिनिधियों की एक अधूरी सूची मिली है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि 22 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए हो सकता है कि कुछ चूक हुई हो। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया है। पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि आयोग ने पार्टी का नाम और सिंबल चुनने में शिंदे गुट की मदद की। उन्हें हमारा लेटर दिखाया गया। हमारे और उनके 2 नाम एक जैसे निकले। गौरतलब है कि शिवसेना पर अधिकार को लेकर उद्धव और शिंदे गुट के बीच सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई चल रही है। कल सतलुज यमुना लिंक को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पानी के बंटवारे को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच ये पहली बैठक होगी। दोनों राज्यों को 15 अक्टूबर तक इस मीटिंग में लिए फैसले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी है। बैठक से पहले हरियाणा के सीएम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि SYL का पानी हरियाणा के लोगों का हक है। अब तक पानी नहीं दिए जाने की जिद पर अड़े पंजाब का रुख फिलहाल साफ नहीं है। जम्मू में 1 साल से रह रहे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने का फैसला फिलहाल टल गया है। 24 घंटे के भीतर जम्मू के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपना आदेश वापस ले लिया है। बुधवार को आदेश जारी किया गया था कि जम्मू में 1 साल से रह रहा कोई भी शख्स सर्टिफिकेट लेकर वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा सकता है। इस आदेश का विपक्षी पार्टियों ने जोरदार विरोध किया, जिसके बाद 24 घंटे के भीतर निर्वाचन अधिकारी को आदेश वापस लेना पड़ा। एक विज्ञापन को लेकर घिरे आमिर खान पर सियासी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता रामेश्वर शर्मा ने बॉलीवुड एक्टर को हिंदुओं की भावना को आहत नहीं करने की धमकी दी। रामेश्वर शर्मा से पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम ने भी विज्ञापन पर आपत्ति जताई थी। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस के आरिफ मसूद ने उन्हें डायरेक्टर बन जाने की नसीहत दी। आज बहुत लंबे इंतजार के बाद हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने फैसला तो सुनाया, लेकिन क्योंकि दोनों जजों की राय इस मुद्दे पर एक दूसरे से अलग थी, इसलिए इस मामले में फैसला तो आया, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। आज हम आपको ये बताएंगे कि इस बिना नतीजे वाले फैसले के मायने क्या हैं और भारत के 15 लाख स्कूलों में जो 25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य पर इस फैसले का क्या असर होगा। इस पूरे फैसले को स्प्लिट वर्डिक्ट कहा जा रहा है, यानी किसी मुद्दे पर दिया गया एक ऐसा विभाजित फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग अलग थी। और जब किसी कानूनी मामले में ऐसा होता है तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया जाता है। और यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई ट्रेन अपनी मंजिल पर न पहुंचकर वापस उसी स्टेशन पर आकर खड़ी हो जाए जहां से वो चली थी। और हिजाब के मामले में भी अभी ऐसा ही हुआ है। आपके लिए जो बड़ी समझने की बात यह है कि हिजाब के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट भी
कोई अंतिम फैसला नहीं ले पाया और ये बहुत ही निर्णायक फैसला होगा। जब भी इस पर कोई फैसला होगा, ये एक टर्निंग पॉइंट होगा। हिजाब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों वाली बेंच ने की, जिनमें एक हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता और दूसरे हैं जस्टिस सुधांशु धुलिया। और इनमें भी जस्टिस हेमंत गुप्ता इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले में दोनों जजों की तरफ से अलग अलग फैसला लिखा गया और दोनों की राय हिजाब के मामले पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक जज का कहना है कि हिजाब पहनना चाहिए स्कूल में और दूसरे का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जस्टिस सुधांशु धुलिया ने अपना फैसला पढ़कर सुनाया और यह कहा कि उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि मुस्लिम छात्राएं स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर नहीं आ सकती। उन्होंने यह भी कहा कि इस केस में हाईकोर्ट ने फैसला देकर एक गलत रास्ता अपनाया था, जबकि उन्हें यह लगता है कि किसी मुस्लिम छात्रा द्वारा हिजाब पहनना या ना पहनना उसकी अपनी पसंद यानी उसकी अपनी चॉइस का सवाल है, जिसमें ना तो अदालत को आपत्ति होनी चाहिए और ना ही सरकार को। तो जस्टिस धुलिया ने यह कह दिया कि हिजाब पहनने में कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें जस्टिस सुधांशु धुलिया ने अपने फैसले में कही और उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम छात्राओं को शिक्षा मिलती रहे और वो किसी भी तरह शिक्षा से वंचित ना रहे। लेकिन अब आप ये देखिए कि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में क्या कहा है। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट और कर्नाटक सरकार के फैसले को बिल्कुल सही माना है और यह कहा है कि मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और सबसे अहम, उन्होंने अपने फैसले में 11 बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए हैं। जैसे उन्होंने पूछा है कि क्या सरकारी आदेश किसी के मौलिक अधिकार या उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने ही एक आदेश के तहत मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगाई थी। इसके अलावा क्या स्कूल और कॉलेज प्रबंधन छात्रों की यूनिफॉर्म पर फैसला ले सकते हैं? क्या इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जा सकता है? और क्या इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य है? इन तमाम सवालों को पढ़ने के बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि उन्हें लगता है कि इस केस में मुस्लिम छात्राओं ने जितनी भी याचिकाएं दायर की हैं उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए और इस केस में सरकार और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए। यानी दोनों जजों ने जब एक दूसरे से अलग अलग फैसला सुनाया तो इस स्प्लिट वर्डिक्ट की वजह से यह केस वापस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया गया और अब इस मामले में फिर से एक नई बेंच बनाई जाएगी और फिर से सारी दलीलों को सुना जाएगा। और इस बार बेंच बड़ी होगी, या तो 3 जजों की होगी या 5 जजों की बेंच होगी जो इस पर सुनवाई करेगी। और अब यह केस लंबा नहीं बल्कि बहुत लंबा चलने वाला है। इसलिए अगर आपको लगता है कि यह मामला जल्द समाप्त हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत यह है कि यह मामला इतनी आसानी से अब सुलझेगा नहीं। एक और बात, अब जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई नया फैसला नहीं सुनाती तब तक कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले की यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा, जिसमें यह कहा गया कि मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने की जिद नहीं कर सकती क्योंकि यह उनका संवैधानिक अधिकार नहीं है। कि आज के फैसले में जो बड़ी बातें लिखी हैं वो पहले मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि जस्टिस सुधांशु धुलिया ने अपने जजमेंट में क्या खास बातें कही हैं। उन्होंने लिखा है, कंपैरिजन ऑफ अ स्कूल विद अ वॉर रूम और डिफेंस कैंप सीम्स ऑड टू से द लीस्ट। Schools are not required to have the discipline and regimentation of a military camp। वो ये कह रहे हैं कि स्कूल तो स्कूल है, ये कोई मिलिट्री कैंप नहीं है, ये कोई रेजिमेंट नहीं है जहां इस कदर ऐसा डिसिप्लिन बनाया जाए कि उसमें यह बता दिया जाए कि कौन आदमी क्या पहनेगा, या इतने अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। इट इज नेसेसरी टू हैव डिसिप्लिन इन स्कूल्स बट डिसिप्लिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिग्निटी। Asking a pre-university school girl to take off her hijab at her school gate is an invasion on her privacy and dignity। बिल्कुल स्पष्ट जस्टिस सुधांशु धुलिया ने लिख दिया है कि आप किसी मुस्लिम छात्रा को स्कूल के गेट पर अगर यह कहते हैं
कि आप स्कूल के अंदर हिजाब नहीं पहन सकते, तो ये उसकी प्राइवेसी का हनन है, उसकी डिग्निटी का हनन है, और जो स्कूल का जो डिसिप्लिन है वो आजादी की कीमत पर नहीं होना चाहिए, डिग्निटी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। यानी वो साफ साफ कह रहे हैं कि स्कूल में हिजाब पहनने में कोई आपत्ति नहीं है, हिजाब पहना जा सकता है। ये एक जज की राय है जो उनका जजमेंट है। अब देखिए जस्टिस हेमंत गुप्ता क्या कहते हैं, जिनकी राय इससे बिल्कुल उलट है। उन्होंने लिखा है, द यूनिफॉर्म प्रेस्क्राइब्ड वुड लूज इट्स मीनिंग इफ द स्टूडेंट इज परमिटेड टू ऐड और सबट्रैक्ट एनी पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म। स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो वैसी ही होनी चाहिए, छात्रों को इसका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो उसमें कुछ भी ऐड कर सकें या उसमें से कुछ भी हटा सकें। द स्कूल्स आर नर्सरीज फॉर ट्रेनिंग द सिटीजन फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। If the norms of the uniform in the school are permitted to be breached, then what kind of discipline is sought to impart it to the students? उनका ये साफ कहना है। और वो आगे कहते हैं, the students are required to follow the discipline of the school in the matter of uniform. They have no right to be in the school in violation of the mandate of the uniform prescribed under the statute and the rules. इनकी राय बिल्कुल अलग है। ये कहते हैं कि स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, हर छात्र के लिए बराबर होनी चाहिए, और किसी छात्र को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो स्कूल के अनुशासन को तोड़े और उस यूनिफॉर्म में अपने हिसाब से फेरबदल कर सके। तो ये दो राय जो हैं जजों की हमने आपको बता दी। एक ही अदालत के दो जज हिजाब को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। एक को हिजाब ऐसा दिखता है, यानी समझ लीजिए ब्लैक में दिखता है, और दूसरे जज को हिजाब ऐसा दिखता है यानी व्हाइट में दिखता है। और इसीलिए हमारे शो का नाम भी ब्लैक एंड व्हाइट है, ताकि हम आपको बता सकें क्या ब्लैक है और क्या व्हाइट है। लेकिन आज के जो इस फैसले को अगर आप देखें, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा बहुत सारा ग्रे है, और इस ग्रे की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट हिजाब के मामले पर किसी अंतिम फैसले पर पहुंच नहीं पा रहा। अब 5 जज बैठेंगे और वो तय करेंगे कि इस देश में हिजाब पहना जाएगा स्कूलों में या नहीं पहना जाएगा। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का कहना है कि अगर कोई मुस्लिम छात्रा अब भी हिजाब की जिद करती है तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। Ban of hijab will continue. As you know that Karnataka Education Act and rule does not permit any religious items inside the class. So we are very clear that no student can wear hijab inside the class. कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते हुए उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं, और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है, और उन्होंने खारिज किया है। ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। कि असल में ये सारा खेल विचारों और विचारों के बीच पैदा हुए टकराव का है। ये दो विचारधाराएं हैं और उनके टकराव का ये पूरा खेल है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि एक हिजाब है, उस हिजाब को एक जज एक तरीके से देख रहा है, दूसरा जज दूसरे तरीके से देख रहा है। और सोचिए, एक ही देश है, लोकतंत्र एक है, संविधान एक है, कानून एक है, घटनाक्रम भी एक है, और एक ही अदालत के दो जज इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन उस विषय पर दोनों जजों की राय और नजरिया अलग अलग है। एक जज को लगता है मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने का अधिकार मिलना चाहिए, दूसरे को लगता है कि यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और इसे रोका जाना चाहिए। यानी अल्टीमेट प्रूफ, यानी अंतिम प्रमाण या कह लीजिए अंतिम सत्य क्या है, उसे अदालत और जज भी समझ नहीं पा रहे हैं। और आज हर व्यक्ति अपने साथ अपना खुद का बनाया हुआ एक सत्य लेकर चल रहा है। आपका सच कुछ हो सकता है, मेरा सच कुछ हो सकता है।
अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने अपने सच को लेकर चल रहे हैं और हर व्यक्ति अपने सच को लेकर लड़ाई कर रहा है, लेकिन अंतिम सत्य क्या है ये कोई नहीं जानता। जो लोग हिजाब के विरोध में हैं उनकी अपनी दलीलें हैं और जो लोग हिजाब के समर्थन में हैं उनकी अपनी दलीलें हैं, उनका अपना सत्य है। लेकिन इस सब के बीच संपूर्ण सत्य को कोई खोज नहीं पा रहा और यही शायद विचारधारा का भी सवाल है और यही शायद नैरेटिव की लड़ाई है। नैरेटिव यानी लोगों की धारणा बनाने का युद्ध, वैचारिक युद्ध इसी को कहते हैं। और सोचिए ये युद्ध आखिरकार जीतेगा कौन? ये युद्ध वही पक्ष जीतेगा जो लोगों के बीच अपना नैरेटिव, अपनी कहानी गढ़ने में कामयाब हो जाएगा, जिस पर लोग विश्वास करने लगेंगे। यानी सारी लड़ाई एक धारणा बनाने की है, एक छवि बनाने की है, एक विचार को स्थापित करने की है, लोगों के दिमाग में उस विचार को स्थापित करने की लड़ाई है। और अगर लोगों के मन में यह धारणा बन गई कि भारत में मुस्लिम छात्राएं अगर हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेजों में पढ़ना चाहती हैं तो इसमें कौन सा गुनाह कर रही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ये नैरेटिव जीत जाएगा और फिर भविष्य में हमारे देश में इस पर कभी कोई सवाल उठेगा ही नहीं। और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को यही लगेगा कि स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनना एक सामान्य सी बात है और इसमें इसके बाद किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। यह आज हमारी पीढ़ी को आपत्ति हो रही है, हो सकता है अगली जो आने वाली पीढ़ी होगी तब तक हमारे देश में ऐसी चीजें हो चुकी होंगी कि उन्हें स्कूल में हिजाब पहनने में कुछ ना तो नया दिखाई देगा ना ही कुछ एबनॉर्मल दिखाई देगा। वो सोचेंगे यही सामान्य है, यही नॉर्मल है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज द न्यू नॉर्मल। अभी हमारे देश के बहुत सारे लोग इस मामले की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हिजाब से जुड़ा यह पूरा मामला भारत के लिए, भारत के समाज के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जिसमें हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता भी दांव पर लगी हुई है। और कैसे, वो भी आज आप समझिए। हम आपको इस विवाद से जुड़ी आज 5 ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनका बहुत कम जिक्र होता है, लेकिन इन 5 घटनाओं को अगर आप याद रखेंगे तो आप इस घटना की विश्लेषण को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। इसलिए जो 5 पॉइंट हैं इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। पहला, हिजाब को लेकर खड़ा हुआ यह आंदोलन जमीन से निकला हुआ ऑर्गेनिक आंदोलन नहीं था। यह लोगों का आंदोलन नहीं है, यह बनाया हुआ आंदोलन है। खुद कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया था कि 2021 से पहले राज्य के स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम छात्राएं कभी भी हिजाब पहनकर नहीं आती थी। तो फिर 2021 में ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो छात्राएं कभी भी हिजाब पहनकर नहीं आ रही थीं, उन्हें अचानक यह बात समझ में आई कि अब से हम हिजाब पहनकर ही जाएंगी। इसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने कुछ मुस्लिम छात्राओं के दिमाग में जहर भरना शुरू किया और एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया जिससे पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि भारत में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। जबकि सच ये था कि भारत के एक राज्य के एक छोटे से जिले के एक छोटे से कॉलेज में सिर्फ 9 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में आने की इजाजत नहीं दी गई थी। यह शुरुआत हुई थी 9 छात्राओं से, लेकिन पूरी कहानी ऐसे बनाई गई कि इस पर 57 दुनिया के 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज अगर अदालत ने और सरकार ने इन मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत दे भी दी तो आप यकीन मानिए इनमें से बहुत सारी छात्राएं इसके बाद हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज जाएंगी ही नहीं। वो वैसे ही जाएंगी जैसा 2 साल पहले जाया करती थी। ये एक नकली लड़ाई तैयार की गई है, क्योंकि ये लड़ाई असल में हिजाब के लिए नहीं बल्कि नैरेटिव के लिए लड़ी जा रही है, ये छवि के लिए लड़ी जा रही है, ये वैचारिक युद्ध है। दूसरी बात, हिजाब को लेकर जो आंदोलन पीएफआई ने खड़ा किया उसे आईएसआईएस और अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन मिला। अल कायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी ने अपनी मौत से पहले जो आखिरी वीडियो सार्वजनिक किया था उसमें उसने भारत की उन मुस्लिम छात्राओं की खुलकर तारीफ की थी जो अल्लाह अकबर के नारे लगाकर हिजाब पहनने की जिद पर अड़ी हुई थी। इस आतंकवादी ने इन महिलाओं का पूरा समर्थन किया था। तो देखिए, आंदोलन खड़ा किया किसने? पीएफआई ने। आंदोलन को समर्थन कौन कर रहा है? अल कायदा जैसे, आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन। तीसरी बात, इसी साल मार्च के महीने में जब कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 जजों ने यह फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में अनिवार्य नहीं है
और इन मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिल सकती, तो इन तीनों जजों को मुस्लिम कट्टरपंथियों की तरफ से जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इन जजों को ऐसे ऐसे वीडियोस भेजे गए जिनमें कहा गया कि वो भले ही जज होंगे अपने घर में या अपनी अदालत में, लेकिन गैर मुस्लिम होकर उन्हें इस्लाम पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और हैरानी की बात यह है कि तब इन मुस्लिम कट्टरपंथियों के डर से इन तीनों जजों को वाय श्रेणी की सुरक्षा लेनी पड़ी। सोचिए कैसा जमाना है हमारे देश में, समय आया है जब हिजाब के मामले पर फैसला सुनाने वाले हाई कोर्ट के जजों को सुरक्षा लेनी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें यह डर है कि कट्टरपंथी उनकी हत्या कर सकते हैं, उनकी जान ले सकते हैं। अब हमारे देश में कितने ऐसे जज होंगे जो इस तरह की संवेदनशील मामलों पर खुलकर अपना फैसला सुना पाएंगे? हकीकत यह है कि आज हमारे देश का जो खास वर्ग हिजाब की मांग कर रहा है, वही वर्ग आने वाले दिनों में शायद यह भी कहेगा, यह मांग करेगा कि हिजाब के मामले की सुनवाई किसी दूसरे धर्म के जज को नहीं बल्कि किसी मुस्लिम धर्म के जज को ही करनी चाहिए। आप हमारी बात याद रखिएगा, थोड़े दिन में यह मांग आने वाली है। यह मांग भविष्य में आपको सुनने को जरूर मिलेगी, और देश की न्यायपालिका जो है उस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। देश की न्यायपालिका की अपनी धर्मनिरपेक्षता पर भी सवाल उठ सकते हैं। सोचकर देखिए, अगर हिजाब की जिद को आज मान लिया जाए तो हमारे देश के स्कूल कैसे दिखाई देंगे? ऐसे दिखाई देंगे। फिर हमारे देश के स्कूल ऐसे दिखेंगे जैसे आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जिसमें मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आएंगी और इसके जवाब में हिंदू समुदाय के छात्र भी भगवा गमछा पहनकर स्कूल आने की मांग करेंगे, और ईसाई और दूसरे धर्म के छात्र अपनी अपनी धार्मिक पोशाकों में स्कूल की क्लासेस अटेंड करेंगे। और क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? आज जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो वही तस्वीर है। अगर हिजाब की मांग की गई और हिजाब की मांग मान ली गई तो फिर हिंदू धर्म के जो छात्र हैं वो भी इस तरह से स्कूल आने की मांग करने लगेंगे। और ये जो दो तस्वीरें आपको आज दिख रही हैं, हो सकता है भविष्य के स्कूल आपको ऐसे नजर आएं। आज जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी यह तय नहीं कर पा रहा कि मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं, तब ऐसे में एक कट्टर इस्लामिक देश ईरान में क्या हो रहा है आप सबको देखना चाहिए। ये दो तस्वीरें देख लीजिए। ईरान के स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राएं इस समय अपना हिजाब उतारकर सड़कों पर इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध। ईरान में हिजाब के खिलाफ एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति इस समय चल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वहां कैसे मुस्लिम छात्राएं अपना हिजाब उतारकर सड़कों पर लहरा रही हैं और कह रही हैं कि उन्हें हिजाब की बेड़ियों में कैद नहीं किया जा सकता। ये ईरान की छात्राएं हैं, एक कट्टर मुस्लिम देश ईरान, जहां पर हिजाब अनिवार्य है, हिजाब ना पहनने पर जहां पर बाकायदा सजा दी जाती है, वहां की लड़कियां विरोध कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब आप धर्मनिरपेक्ष भारत को देखिए। हमारे देश में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने की जिद कर रही हैं और धार्मिक नारे लगा रही हैं। ये दो तस्वीरें आपको बताएंगी कि कैसे भारत में इस समय उल्टी गंगा बह रही है। तो ये ईरान की तस्वीरें हैं, तेहरान की तस्वीरें हैं। वहां की जो युवा छात्राएं हैं वो कैसे हिजाब का विरोध कर रही हैं। अब बड़ी बात यह है कि क्या इस्लाम धर्म में पर्दा प्रथा अनिवार्य है, क्या हिजाब अनिवार्य है, जो कि बार बार कहा जा रहा है। तो आज हम आपको बताते हैं कि इस्लाम धर्म में पर्दा प्रथा को लेकर 5 प्रमुख परिधान माने गए हैं। इनमें पहला है बुर्का, जिसमें सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर एक कपड़े से ढका होता है, आंखों के सामने भी एक मोटी सी जाली होती है, और इस तरह के बुर्के अफगानिस्तान, ईरान और इराक जैसे देशों में ज्यादा प्रचलित है।
दूसरा है नकाब, ये बुर्के की तरह होता है लेकिन इसमें आंख कवर नहीं होती। तीसरा है चादर, ये भी बुर्के जैसा ही होता है लेकिन इसमें चेहरा नहीं ढका जाता। चौथा है हिजाब, इसमें एक शॉल से केवल सिर और गर्दन को ढका जाता है। और पांचवा है दुपट्टा, जिसमें केवल सिर को किसी खास कपड़े से कवर करके रखा जाता है। आपको याद होगा हमारे देश में, अगर आप जम्मू कश्मीर का उदाहरण ले लें, श्रीनगर का उदाहरण ले लें, कुछ दशकों पहले तक वहां पर ना कोई हिजाब पहनता था ना कोई बुर्का पहनता था। और उसके बाद कट्टरपंथी ताकत और आतंकवादियों ने वहां ऐसा माहौल तैयार किया कि आज वहां पर बुर्का पहनना अनिवार्य हो गया है। ऐसी स्थितियां बदलती हैं। कुछ दशकों पहले तक अफगानिस्तान में भी ऐसा ही होता था। आज आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुरान में महिलाओं और पुरुषों के लिए किसी भी खास तरह के धार्मिक परिधान का जिक्र नहीं है। कुरान में केवल मॉडेस्टी का जिक्र किया गया है और इस बात पर ध्यान दिया गया है पूरा कि महिला और पुरुष दोनों इस तरह के कपड़े पहने जो उनकी गरिमा और लाज को बना कर रखें, बचा कर रखें। बड़ी बात यह है कि भारत में आज से 100 साल पहले तक सभी मुस्लिम महिलाएं हिजाब या बुर्का नहीं पहनती थी, लेकिन बाद में इसे लेकर एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया कि आज की पीढ़ी के लिए यह एक नया नॉर्मल है, यह सामान्य है। जैसे आपने इस्लामिक संस्था तबलीगी जमात का नाम जरूर सुना होगा। इसी संस्था ने वर्ष 1920 के दशक में यह आंदोलन चलाया था कि भारत की मुस्लिम महिलाओं को बुर्के और हिजाब में रहना चाहिए और मुस्लिम पुरुषों को लंबी दाढ़ी रखनी चाहिए। और यहीं से धार्मिक कट्टरवाद भारत में अपनी जड़ें और मजबूत करता चला गया। आज आप इन मुस्लिम छात्राओं को सुनिए जो आज भी ये कह रही हैं कि पहले उन्हें हिजाब चाहिए और फिर किताब चाहिए। हमें तो इसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि हम प्रेशराइज है ही नहीं, हम हमारी मर्जी से पहनते हैं, तो हमें क्यों परेशानी होगी। या इससे पहले तो कभी कोई नहीं था क्योंकि हम लोगों को कोई परेशानी है ही नहीं। हम लोग का ये हक है। और अगर हम लोग एजुकेशन और रीजन दोनों को पैरेलल ले जाना चाहते हैं, मतलब एजुकेशन भी ले रहे हैं और रीजन को भी फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग को इस चीज का मतलब राइट होना चाहिए। ये हम लोग को ना कोई प्रेशराइज करते हैं, ना फैमिली प्रेशर होता है। ऐसे तो और भी लोग हैं जो पहले भी पहनते थे और अभी जैसे कि अपने जो पंजाबी हैं वो लोग भी टर्बन पहनते हैं और जो नॉन मुस्लिम लेडीज हैं वो भी अपना फेस कवर अप करती हैं। उनको तो कोई रोक टोक नहीं है ना, हम लोग को क्यों टारगेट किया जा रहा है। हम स्टडी भी कर सकते हैं, इसके साथ हिजाब भी हम वेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हिजाब इम्पोर्टेंट ही है। आपको शायद यह पता नहीं होगा कि कर्नाटक में इस साल 17,000 मुस्लिम छात्राओं ने सिर्फ इसलिए अपने स्कूल और कॉलेजों की परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि ये छात्राएं हिजाब पहनकर ही क्लास अटेंड करना चाहती थीं और हिजाब पहनकर ही परीक्षा देना चाहती थी। यानी ये परीक्षा छोड़ सकती हैं लेकिन हिजाब नहीं। सोचिए अगर इस तरह से ये संख्या बढ़ती चली गई और हमारे पूरे देश में मुस्लिम छात्राओं ने अगर ये कहते हुए परीक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया और अगर ये कहते हुए स्कूल जाना, कॉलेज जाना बंद कर दिया तो क्या होगा। ये एक बहुत खतरनाक बात है। भारत आज जिस वैचारिक युद्ध के खिलाफ संघर्ष कर रहा है उसकी ताकत को आप एक और उदाहरण से आज समझिए। 11 अक्टूबर को कश्मीर के एक अलगाववादी नेता जिसका नाम था अल्ताफ अहमद शाह, उसकी 66 वर्ष की उम्र में कैंसर से मौत हो गई। यह व्यक्ति जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का दामाद था और इसे NIA ने वर्ष 2017 में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था और यह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। लेकिन जब इस अलगाववादी को कैंसर हुआ तो इसे देश के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। बेहतरीन डॉक्टरों ने इसका इलाज किया, अच्छे से अच्छा इलाज मिला। बड़ी बात यह है इसे तो अच्छे से अच्छा इलाज मिला, लेकिन आतंकवादी हमलों में जो लोग मारे जाते हैं उन्हें कभी भी ऐसा इलाज नसीब नहीं होता। ना तो उन्हें एम्स जैसा अस्पताल नसीब होता है, ना डॉक्टर नसीब होते हैं। ज्यादातर तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं वो लोग जो इनके आतंकवादी गतिविधियों का शिकार होते हैं। सोचिए आप। लेकिन 11 अक्टूबर को जब इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस व्यक्ति को एक क्रांतिकारी बना दिया और यह लिखा कि टेरर फंडिंग करने वाला यह अलगाववादी तो असल में कश्मीर की आजादी के लिए लड़ने वाला एक स्वतंत्रता सेनानी है। और इस फैसले पर आज राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी आज आपको सुनना चाहिए। ये बार बार हम आपको जो कहते हैं वैचारिक युद्ध, नैरेटिव की लड़ाई, आज हमारे देश में जो आतंकवादी हैं,
जो मासूम लोगों की जान ले रहे हैं, उन्हें पश्चिमी मीडिया स्वतंत्रता सेनानी समझता है, आजादी के नेता समझता है। वो उन्हें कहते हैं कि ये कश्मीर में फ्रीडम फाइटर हैं, ये कश्मीर की आजादी के लिए लड़ने वाले नेता हैं। पश्चिमी देश उन्हें ऐसा कहते हैं। अब आप सोचिए, यही ब्लैक एंड व्हाइट है। हमें वो आतंकवादी दिख रहे हैं क्योंकि वो हमारे देश के लोगों को, मासूम लोगों को दिन रात उनकी हत्याएं कर रहे हैं, और पश्चिम की जो मीडिया है उसे वो आजादी के मतवाले दिखते हैं। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज रेजोल्यूशन हो जाएगा, मगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट हिजाब के फेवर में आया है, और जो हाई कोर्ट का जजमेंट था, मेरी राय में इट वाज बैड इन लॉ, बैड इन टर्म्स ऑफ इट कंटेंट्स, और उन्होंने गलत कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन को इस्तेमाल किया। अब कुरान की आयत है ला यखरा फिद दीन, के दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो हिजाब के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी, वो रिलीजन के एक्सेप्टेंस में इस्तेमाल हुई थी। उलमा इकराम ने कहा तो आपने उसको हिजाब पे डाल दिया। अच्छी बात यह है कि देश में कोर्ट चिंता कर रही है इस विषय का। हम भी समझते हैं विषय बहुत गंभीर है। आमतौर पे हम सभी को ये जरूर रहता है कि हमें स्कूल यूनिफॉर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अब इसमें जो भी होगा हाई कोर्ट के द्वारा बैन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2 बातें आई हैं, आगे फिर माननीय जस्टिस के पास पहुंचेगी, और हमें पूरा विश्वास है जो भी कोर्ट फैसला करेगा उसका देश सम्मान करेगा। उन लड़कियों का क्या होगा? मेन बात हमारे सामने ये है, जो अभी भी अपने हिजाब पहनने की राइट, जो एक जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने कहा कि इट्स अ राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू चॉइस। हम आपको एक नए तरह के उपवास के बारे में बताएंगे जो आपके बहुत काम आएगा। आज करवा चौथ का त्योहार है, और इस मौके पर हमारे देश की करोड़ों महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। आज जो हमारी महिला दर्शक हैं उनमें से भी बड़ी संख्या में आप सब ने आज उपवास रखा होगा, व्रत रखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक नया सुझाव दे रहे हैं। क्या आपको पता है कि एक जमाने में करवा चौथ के जिस उपवास को धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं से जोड़कर देखा जाता था, आज वही त्योहार असल में इस डिजिटल युग में बहुत बदल चुका है। अब सिर्फ महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं रखती, बल्कि अब पुरुष भी अपनी पत्नियों का साथ देने के लिए ये व्रत रखने लगे हैं। और अब ये एक तरह का लॉयल्टी टेस्ट जैसा हो गया है, जिसमें लोग उपवास रखकर अपने पार्टनर को ये एहसास दिलाते हैं कि वो उनके साथ खुश हैं, वो हमेशा उनकी भलाई के लिए सोचते हैं और उनका सारा समय अपने पार्टनर के लिए है। लेकिन क्या वाकई आपका सारा समय आपके पार्टनर के लिए है? आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप खाने पीने का तो उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, लेकिन आप अपने रिश्ते को और अपने परिवार को मजबूत करने के लिए डिजिटल उपवास रखना कब शुरू करेंगे? आज आपका मोबाइल फोन आपको एक ऐसे डिजिटल युग में लेकर जा चुका है जहां लोगों के पास एक दूसरे के लिए ही समय नहीं है। 2018 में हुए एक सर्वे में हर 5 में से 3 कपल्स ने यह माना था कि वो एक दूसरे से ज्यादा अपने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया को समय देते हैं। यानी आज हर व्यक्ति का जीवन उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन में कैद है, और जीवन साथी के लिए लोगों के पास अब समय बचा ही नहीं है। सिर्फ इतना है कि साल में एक दिन अपने जीवन साथी के लिए एक व्रत कर लेते हैं, बस। इसके अलावा आज बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां खाने की डाइनिंग टेबल पर तो लोग साथ साथ बैठे होते हैं, लेकिन इस दौरान हर कोई अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त रहता है। आप जब बाहर खाना खाने के लिए जाते होंगे, आपने भी देखा होगा, जहां भी आप गए हैं किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, वहां पर आपको कई परिवार एक ही टेबल पर बैठे मिलेंगे, 4, 5, 6 सदस्य, और सब अपने अपने मोबाइल फोन में व्यस्त हैं। आज का कड़वा सच ये है कि मौजूदा पीढ़ी आटे के बिना तो रह सकती है, लेकिन डेटा के बिना वो नहीं रह सकती। आटा ना मिले, लेकिन डेटा जरूर मिलना चाहिए, और यही डेटा लोगों को एक दूसरे से दूर कर रहा है। एक जमाना आएगा जब भारत सरकार से भी लोग ये कहेंगे कि आटा मत दीजिए, हमें मुफ्त में डेटा दे दीजिए बस, क्योंकि हम आटे के बिना रह सकते हैं, डेटा के बिना नहीं रह सकते। पिछले साल आई एक रिपोर्ट में पता चला कि नाइजीरिया और फिलीपींस के बाद भारत के लोग प्रतिदिन सबसे ज्यादा 2 घंटे 36 मिनट सोशल मीडिया पर बिताते हैं, यानी आप अपने फोन पर बिताते हैं। इसके अलावा एक सर्वे में 80% महिलाओं ने यह माना कि वो हर रोज अपने
पार्टनर को गुड मॉर्निंग कहने से पहले अपना मोबाइल फोन जरूर चेक करती हैं, और अगर इस दौरान मोबाइल फोन पर कोई जरूरी संदेश आया, नोटिफिकेशन आया, वीडियो आया, तो वो अपने पार्टनर से उस दौरान कोई बात नहीं कर पाती। यानी डिजिटल दुनिया में आज जबरदस्त ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पास ना तो अपने पार्टनर के लिए समय है और ना ही अपने रिश्तों और अपने परिवार के लिए समय है। और इसीलिए आज हम आपसे डिजिटल उपवास रखने के लिए कह रहे हैं। और इस उपवास में आपको खाने पीने से दूरी नहीं बनानी, बल्कि आपको अपने मोबाइल फोन से दूर रहना है। क्या आप अपने पार्टनर के लिए हफ्ते में एक दिन या सोच लीजिए महीने में एक दिन अपने मोबाइल फोन से दूर रह सकते हैं? आप खाने पीने से तो एक दिन दूर रहते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन क्या उसके लिए एक दिन के लिए मोबाइल फोन छोड़ सकते हैं? यह आपकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। और अगर आप हफ्ते में एक दिन भी इस उपवास को रखने में कामयाब होते हैं तो इससे आपके रिश्तों की उम्र बढ़ती चली जाएगी और आप सोशल मीडिया की लत से शायद खुद को बचा पाएंगे। और हमारे देश में बहुत सारे लोग इसका प्रयास कर भी रहे हैं। ये शुरू हो चुका है, जिसमें महाराष्ट्र के इस गांव में आज हम आपको लेकर जाना चाहते हैं, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए यहां क्या होता है इस छोटे से गांव में। यह गांव महाराष्ट्र के सांगली जिले में है और इसका नाम है मोहिते वडगांव। इस गांव में हर रोज शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 1.5 घंटे का डिजिटल उपवास रखा जाता है। हर रोज 1 घंटा, 1.5 घंटे का, जिसमें लोग ना तो टीवी देखते हैं, ना अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी घर में कंप्यूटर या फिर कोई म्यूजिक सिस्टम भी है तो उसे भी बंद कर दिया जाता है। यानी इस 1.5 घंटे में ये लोग और इस गांव में रहने वाले 500 से ज्यादा परिवार सिर्फ एक दूसरे को समय देते हैं और बच्चे इस दौरान सिर्फ पढ़ाई करते हैं। और यह सिलसिला एक सायरन बजने के साथ शुरू होता है। जैसे ही सायरन बजता है लोग अपने अपने मोबाइल फोन या जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उन्हें बंद कर देते हैं। शुरू है कोविड के बाद कि बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, पढ़ना भूल गए थे, लिखना भूल गए थे। महिला की सुधार मैडम, जिसे हमने गांव वालों के साथ एक मीटिंग बुलाई, गांव वालों को यह सब समझा दिया कि हम इस योजना से बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी ला सकते हैं। इसी योजना से हमने क्या किया कि गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना टीवी और मोबाइल बंद रख के 1.5 घंटा बच्चों की पढ़ाई के लिए वक्त निकाला। गांव के मंदिर के ऊपर एक सायरन बिठा दिया है, जो सायरन शाम के 7 बजे हम बजाते हैं। जैसे ही सायरन बजाते हैं गांव के सभी बच्चे पढ़ाई के लिए घर में आके बैठ जाते हैं। जैसे कोई खेल रहा हो, जैसे कोई खेत में हो, सायरन बजते ही सब बच्चे अब अपने घर में आके पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं। 7 ते 8:30 या वेळेमध्ये पुन्हा सायरन वाजतो आणि या सायरन वाजल्यानंतर सर्व मुले अभ्यासाला येतात। याच्यामुळे काय झालं तर अभ्यासाचं रुटीन राहिलं आणि वेळेचं नियोजन करण्यास आम्हा मुलांना मदत मिळाली। माझाही मुलगा 5वीला शाळेला आहे, तर हा कार्यक्रम जो राबवला की मुलांनी म्हणजे भोंगा वाजला की टीव्ही बंद, तर हा खरं अतिशय चांगला कार्यक्रम आहे। और आज हमारे गांव में ये योजना अच्छी तरह से चल रही है। 7 बजे से 8:30 बजे तक सभी बच्चे इस उपक्रम में शामिल होते हैं और पढ़ाई के लिए इसमें ध्यान हो रहा है और अच्छे तरह से बच्चे अभी इस पढ़ाई में लग रहे हैं। तो इस गांव में हर रोज 7 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक 1.5 घंटे का एक डिजिटल उपवास लोग रख रहे हैं। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? हर रोज ना कर पाएं तो कम से कम एक दिन हफ्ते में ये करने की कोशिश कीजिए। बात देश की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति की, जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान। टाइटल स्पॉन्सर लक्स कोजी इनरवेयर, चेहरे पे मुस्कान।
मेरा स्वाभिमान में आज सबसे पहले हम आपको कमल किशोर मंडल की कहानी दिखाना चाहते हैं, जिसे देखकर हर गरीब और परिश्रमी व्यक्ति का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाएगा। कमल किशोर एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिता की एक चाय की दुकान है। ग्रेजुएट होने के बावजूद कमल किशोर को कुछ दिन तक कोई नौकरी नहीं मिली और तब उन्होंने पहले एक चपरासी और फिर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। लेकिन कमल किशोर मंडल का स्वाभिमान कह रहा था कि वो कुछ ऐसा काम करें जो समाज में उन्हें कुछ नाम दिलाए। वो कुछ और करना चाहते थे, वो पढ़ना चाहते थे। उन्होंने काम करते हुए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। संयोग देखिए कि बिहार के जिस कॉलेज में उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, अब उसी कॉलेज में वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाएंगे। ये हैं 42 साल के कमल किशोर मंडल। कमल किशोर ने 17 वर्षों तक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के इसी पीजी अंबेडकर विचार विभाग में रात के पहरेदार के रूप में काम किया और अब इसी विभाग में पढ़ाने वाले हैं। सब लोग गर्व महसूस कर रहे हैं सर, हमको भी सब फील होता, सबके बोलने से व्यवहार से अच्छा लगता। समय का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता था, कोशिश कर, लेकिन जब मौका मिलता था उसको मैंने कोशिश किया, उसी समय पढ़ना है। जब आए ऑफिस करके आए काम अपना लग गए, जितना मौका मिल सका उसको इस्तेमाल किया मैंने। कमल का पैतृक घर भागलपुर में है। वहाँ उनके पिता की चाय की दुकान है। पिता भी खुश हैं कि बेटा कॉलेज में शिक्षक बन गया है। कमल की सिक्योरिटी गार्ड से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की यात्रा दिलचस्प, प्रेरक और संघर्ष से भरी है। घर के हालात ठीक न होने की वजह से 2003 में कमल ने मुंगेर के एक कॉलेज में चपरासी की नौकरी शुरू की। वो उसी दौरान ग्रेजुएट हुए थे। इसके बाद उनका ट्रांसफर भागलपुर के पीजी अंबेडकर विचार विभाग में हो गया, जहां उन्हें नाइट गार्ड का काम करना था। कॉलेज में बच्चों को पढ़ता देख उनके मन में आगे पढ़ने की इच्छा हुई। 2007 में उन्होंने विभाग से इजाजत लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर रात में काम करते हुए ही 2017 में यहाँ से पीएचडी भी कर ली। अब कमल किशोर इसी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो पुराने साथी भी खुश हैं। अंदर बहुत खुशी की बात है जो मेरे विभाग में एक मेरा जो है साथ में काम करने वाले जो प्रोफेसर बने, अच्छी बात है, खुशी की बात है हमको कि लगे कि हमको भी कुछ करना चाहिए। लेकिन हम सब उस तरह से नहीं, क्या कि मेरा भी शादी ब्याह हो गया, मेरे भी पास बच्चे हैं, इसलिए तो उतना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन हम नहीं बढ़ सकते, लेकिन दूसरा कोई और आगे बढ़ना चाहे तो हो जाए। डॉक्टर कमल किशोर मंडल की कहानी स्वाभिमान से जीने की कहानी है। यह आर्थिक रूप से कमजोर करोड़ों लोगों के लिए मिसाल है, जो बताती है कि सपनों को पूरा करने के लिए पैसा या सुविधाएं नहीं, बल्कि सिर्फ जुनून चाहिए। अब हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उनकी ये सफलता भी अच्छी नहीं लग रही और कुछ लोगों ने इनकी शिकायत की और कहा कि जब ये नौकरी कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की और उस दौरान इन्होंने पढ़ाई की, इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, उसकी भी अब अलग से इंक्वायरी होनी चाहिए। तो गरीब व्यक्ति के लिए, प्रतिभाशाली परिश्रमी व्यक्ति के लिए रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। अब आपको बताते हैं कि मेरा स्वाभिमान के साथ देश के लाखों लोग हर रोज जुड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग हमें अपने वीडियोस भेज रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं। सबसे पहले हम आपको अपने एक दर्शक का वीडियो दिखाना चाहते हैं जिन्होंने खास तौर पर एक नया गाना तैयार किया है उन तमाम लोगों के लिए जो मेरा स्वाभिमान अभियान से जुड़े हुए हैं, हमारे देश के जो श्रमिक हैं, परिश्रमी हैं, ईमानदार लोग हैं। और इस अभियान के लिए उन्होंने ये गाना खास तौर पर गाकर आपके लिए भेजा। आप भी सुनिए। मेरा स्वाभिमान मेरी पहचान, मेरा स्वाभिमान मेरी पहचान, प्यार इज्जत के दो मीठे बोल, इंसान तू सबसे बोल, प्यार इज्जत के दो मीठे बोल, इंसान तू सबसे बोल, किसी का दिल ना दुख जाए, किसी का दिल ना दुख जाए, उसके अभिमान पे मत कर तू चूक। मेरा स्वाभिमान मेरी पहचान, मेरा स्वाभिमान मेरी पहचान। मैं सुधीर चौधरी जी को
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे इतने बड़े न्यूज़ चैनल में आपने गरीब लोगों का, कमज़ोर वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए उनका स्वाभिमान बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई है। मैं आपकी मुहिम से बहुत खुश हूँ और मैं यही आशा करता हूँ कि ये मुहिम और जोर से चलनी चाहिए, जिससे अमीर लोग इस बात को समझें कि गरीब और अमीर की इज्जत बराबर होती है। इस प्रोग्राम से खुश होके मेरा भी मन किया कि मैं मेरे ड्राइवर भाइयों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना के सुधीर जी को भेजूं, जो मैं आज भेज रहा हूं। जो भी अपने पर्सनल ड्राइवर या किसी टैक्सी ड्राइवर से कहीं जाते हैं, कहीं पिकनिक पे, शादी में या कहीं दूर दराज घूमने, तो मैं उन सभी बंधुओं से, मेरे भाइयों से हाथ जोड़ के ये विनती करूंगा कि कृपया ड्राइवर के मान सम्मान की भी और आप अपने सुझाव हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 8657900895। अपने वीडियोस भेजते रहिए, अपने संदेश भेजते रहिए और देश की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति का हिस्सा बनिए। क्या खुशी है भाई तुझ में चमकी, चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान, चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान। कोई क्या जाने कि अंदर जान है, तभी तो चेहरे पे मुस्कान है। लक्स कोजी, चेहरे पे मुस्कान। अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों? लक्स पार्कर इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स पार्कर, गर्म भी पतला भी। आपको आज का इतिहास बताते हैं। वर्ष 1987 में आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक और अभिनेता किशोर कुमार का निधन हुआ था। एक शानदार अभिनेता, गायक, निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और संगीतकार के तौर पर किशोर कुमार सिनेमा के एक संपूर्ण कलाकार थे। वो गानों में अपनी योडलिंग के लिए बड़े मशहूर थे और आज भी चाहे लॉन्ग ड्राइव हो, खुशी का मौका हो या गमगीन शाम हो, हर पीढ़ी के लोग किशोर कुमार के गाने सुनना ही पसंद करते हैं। कोई भी शाम उनके गानों के बिना अधूरी है। वर्ष 1911 में आज ही के दिन मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल का निधन हुआ था। वो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी और स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व, स्वभाव और भाषण शैली से वो बहुत प्रभावित हुई, जिसके बाद उन्होंने स्वामी जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया और साथ ही भारत को अपनी कर्मभूमि बना लिया। उन्हें स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता का नाम दिया था। उन्होंने भारत में स्वामी विवेकानंद के विचारों के प्रसार में पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। और आखिर में आपके लिए एक ऐसा कथन जो जीवन में उपयोगी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाएं। तराजू तो सिर्फ वजन बता सकता है, किसी की गुणवत्ता नहीं। अर्थात हर कोई व्यक्ति आपकी योग्यता परख नहीं सकता। किसी की योग्यता परखने के लिए भी योग्य होना जरूरी है।